करने के लिए वाइस इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी मौजूद है। हेमंत जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और हेमंत जी आपको बताएंगे आपके तमाम सवालों पर राय, साथ ही आपको बताएंगे बेहतर पोर्टफोलियो प्लानिंग कैसी होनी चाहिए। तो बिना देरी के क्वेश्चंस की तरफ रुख कर लेते हैं और जो पहले कॉलर है हमारे साथ वो भी कनेक्टेड हैं। हमारे साथ रितेश हैं गुवाहाटी से। रितेश नमस्कार, स्वागत है आपका। तो बताइए क्या सवाल लेकर आए हैं, क्या जानना चाहते हैं? चलिए, रितेश की फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है, लेकिन इनका क्वेश्चंस ले लेते हैं। अगर वो रिकनेक्ट करेंगे तो उनको शामिल कर लेंगे। लेकिन जो डिटेल्स हेमंत जी उन्होंने हमारे साथ शेयर की है रितेश ने, उसके मुताबिक 20 ईयर्स इनकी एज है, 10,000 की SIP स्टार्ट करना चाहते हैं और रिटायरमेंट के लिए निवेश करना चाहती हैं। किन फंड्स के साथ शुरू करूं? तो हालांकि इनसे बातचीत हो पाती तो इंटरेस्टिंग होता। 20 इयर्स की एज में ये इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं। 10,000 टू स्टार्ट विद डिसेंट अमाउंट है। दूसरी बात, प्लानिंग ये रिटायरमेंट की कर रहे हैं। अभी तो इनका सफर शुरू हुआ है आइडियली, बट कमेंडेबल है। अब बताइए इनके लिए क्या सजेशन, कैसे शुरुआत करें, क्या हो पहला कदम? सबसे पहले तो जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा, मतलब बहुत रेयरली ऐसा देखने को मिलता है कि 20 ईयर ओल्ड अपनी इन्वेस्टमेंट की प्रोसेस शुरू कर रहे हैं और वो भी रिटायरमेंट के बारे में। आई थिंक इसके बारे में 2-3 चीज कहना चाहूंगा कि इसका फायदा क्या है। सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब आप यंग एज में शुरू करते हैं आपको लंबा समय मिलता है, आपको जो हम बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा होता है। जब आप इक्विटी जैसी एसेट क्लास में आप इन्वेस्ट करते हो तो उसका जो सही मायने में जो आपको फायदा मिलना चाहिए, और एक कॉम्बिनेशन है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। आई थिंक जो मैक्सिमम बेनिफिट आपको इक्विटी का मिल सकता है वो है आप एक बेहतर इन्वेस्टर बनते हैं। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में कुछ अगर आप मिस्टेक्स भी करते हैं, गलतियां भी करते हैं, जब तक आप उस स्टेज पे पहुंचते हैं कि आपके पास सीरियस मनी है इन्वेस्ट करने के लिए, तब तक अमूमन जो हमारा डर रहता है एज एन इन्वेस्टर इक्विटी से वो निकल जाता है। हम समझ पाते हैं कि इक्विटी में इन्वेस्ट करने के प्रोज एंड कॉन्स क्या है, किस तरह की स्ट्रैटेजी है। तो आई थिंक रियली बिल्कुल आई टोटली एग्री, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, कमेंडेबल है कि इस यंग एज में आप रिटायरमेंट का सोच रहे हैं। आई थिंक बहुत ही अच्छा स्टेप है। अब इन्होंने कहा कि 10,000 रुपए वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ऑब्वियसली रिटायरमेंट की बात है तो बहुत बहुत ही लंबा समय इनके पास है। बट मैं चाहूंगा कि शुरुआत में क्योंकि इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं ताकि उसका फायदा उनको लॉन्ग लॉन्ग टर्म में मिल सके। तो कुछ एक फंड मैं इनको रिकमेंड कर रहा हूँ, जैसे निपॉन मल्टी कैप फंड, जैसा कि नाम से पता चलता है ये एक मल्टी कैप फंड है। इसमें आप 4,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोटक इमर्जिंग इक्विटी जो एक मिड कैप फंड है, इसमें आप 3,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं। और तीसरा जो ICICI प्रू लार्ज एंड मिड कैप, जो लार्ज और मिड दोनों के कॉम्बिनेशन का पोर्टफोलियो आपको देता है, वहां पे आप 3,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये 10,000 से अपने इन्वेस्टमेंट को शुरुआत कीजिए। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे और ऐड करना चाहूंगा, शुरुआत बहुत अच्छी है, आई थिंक बहुत क्लैरिटी है कि वो क्या करना चाहते हैं। बट एक चीज और कहना चाहूंगा कि जैसे जैसे आप आगे जाएं आपकी इनकम बढ़े, कोशिश कीजिए कि अपनी इन्वेस्टमेंट को भी इन लाइन विद योर इनकम उसको आप बढ़ाते रहें। ऐसा नहीं है कि आप इस लेवल पे छोड़ दें, शुरुआत के लेवल पे बढ़ाते रहेंगे तो जो कॉर्पस है आपका वो कहीं ज्यादा बढ़े। ओके, तो 3 फंड्स के साथ शुरुआत कीजिए फिलहाल, निपॉन इंडिया मल्टी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी और साथ ही ICICI प्रू ब्लू एंड लार्ज एंड मिड कैप। इन फंड्स के साथ 10,000 के SIPs के साथ आप शुरुआत कर सकते हैं। बेहतर प्लानिंग के साथ आप चल रहे हैं। अगले कॉलर से बात करेंगे। विवेक रक्षित हमारे साथ हैं झारखंड से। विवेक जी गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है? विवेक जी अगर आपको ऑडियो मिल रही है तो प्लीज अपना सवाल पूछिए। चलिए, शायद इन तक ऑडियो नहीं जा रही है और तब तक सवाल ले लेते हैं। एज इनकी 37 इयर्स है हेमंत जी, और LIC मल्टी कैप फंड में निवेश करना क्या सही रहेगा? साथ ही इसके क्या फायदे हैं, कितना रिटर्न इनको मिल सकता है? तो बेसिकली LIC मल्टी कैप फंड को लेकर ये जानकारी चाहते हैं। हाल ही में 6 अक्टूबर के आसपास ये लॉन्च हुई थी। तो बताइए क्या सजेशन इस स्कीम के बारे में? जी दीपाली, बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो LIC का जो मल्टी कैप फंड है, ये इसका अभी NFO पीरियड चल रहा है और ये NFO पीरियड जो है वो 20 अक्टूबर तक खुला हुआ है। यानी इस दौरान जो है आप एट पार यूनिट्स ले सकते हैं। थोड़ा सा ब्रीफली बताना चाहूंगा मल्टी कैप फंड के बारे में। मल्टी कैप फंड एज पर सेबी डेफिनेशन, जैसा कि नाम से पता चलता है कि डिफरेंट मार्केट कैप्स में इन्वेस्ट करते हैं। इसमें एक रूल ये है कि फंड मैनेजर को मिनिमम 25% हर मार्केट कैप में इन्वेस्ट करना होता है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। और जो बाकी 25% होता है वो उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है
कि उसको वो लार्ज कैप में या स्मॉल कैप में या मिड कैप में जहां भी चाहे इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि उसको इन्वेस्ट करे। तो मुझे लगता है कोई भी निवेशक लॉन्ग टर्म में जो चाहते हैं कि मिनिमम इतना मेरा एलोकेशन तीनों सेगमेंट में बना रहे, उनके लिए जो मल्टी कैप एज ए कैटेगरी काफी अच्छा हो सकती है। अब क्योंकि ये नया फंड है और इस फंड में ऐसा कुछ नया नहीं है, और अगर मैं जनरली अगर मैं एलआईसी के ट्रैक रिकॉर्ड की बात करूं तो मुझे उतना कंफर्ट नहीं आता है कि मैं बोलूं कि आप एक एनएफओ में उसमें आप इन्वेस्ट करें। मैं चाहूंगा क्योंकि इस फंड में कुछ नया नहीं है, ऐसे फंड और भी एग्जिस्टिंग मार्केट प्लेस में है आपके पास, तो मैं ये चाहूंगा कि अगर आप कंफर्टेबल है एलआईसी में इन्वेस्ट करने से तो उनको थोड़ा पोर्टफोलियो बनाने दीजिए, उनका थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड आने दीजिए, उसके बाद उसको कंसिडर कीजिए। पर जैसे मैंने कहा कि अगर मल्टी कैप एज ए कैटेगरी में आपको इन्वेस्ट करना ही है तो उसमें एग्जिस्टिंग फंड्स हैं जिनके काफी अच्छा परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड है, और वहां पे मेरी जो फर्स्ट चॉइस रहेगी वो रहेगी निप्पॉन इंडिया का मल्टी कैप फंड। बहुत ही लंबा इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, काफी कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर आपको मल्टी कैप में इन्वेस्ट करना है तो किसी एग्जिस्टिंग फंड में, जैसा मैंने कहा, वहां पे जाइए। जहां तक रिटर्न का सवाल है, क्योंकि इक्विटी फंड है, देखिए ये बताना ठीक है। बहुत मुश्किल है एग्जैक्टली कितना रिटर्न मिलेगा, लेकिन हाँ इतना मैं कह सकता हूँ कि अगर आपका टाइम होराइजन मान लीजिए 10 साल है और आप सिस्टमेटिकली अगर और साथ में इन्वेस्ट करते रहे किसी भी फंड में, अच्छे फंड में, तो आप एक एवरेज रिटर्न 12% लेके चल सकते हैं। और अगर मैं हिस्टोरिकली देखूं, काफी सारे फंड की एवरेज भी देखूं, तो उससे ज्यादा रिटर्न जो है वो मिला है। तो मैं चाहूंगा कि आप वो एक 12% का रिटर्न मान के एज्यूम करके आप चल सकते हैं। ओके, चलिए, तो आपको एलआईसी मल्टी कैप फंड के बारे में बताया गया है, लेकिन अगर आपको मल्टी कैप फंड के साथ ही जाना है तो हेमंत जी का सजेशन है कि आप निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड को ऑप्ट कर सकते हैं। बाकी एलआईसी मल्टी कैप 20 अक्टूबर तक ये एनएफओ खुला हुआ है, टाइम है आपके पास। एग्जिट लोड इसमें 12% के आसपास का है, और भी तमाम बारीकियां इस फंड से जुड़ी हुई आपको बताई गई हैं। अब अगले कॉलर से बातचीत करते हैं। कुमार कौशिक है हमारे साथ। कौशिक साहब नमस्कार, बताइए सवाल। मैडम नमस्ते। मैडम मैं म्यूचुअल फंड के रिलेटेड में बात करना चाहता हूँ, टेक्नोलॉजी बेस्ड म्यूचुअल फंड। तो मेरे पास जो ऑप्शन है मैडम, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड, टाटा डिजिटल इंडिया फंड और एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड। तो इन तीनों में से कौन सा अच्छा रहेगा फंड जिसमें मैं इन्वेस्ट करना स्टार्ट करूँ, एसआईपी स्टार्ट करूँ? ठीक है, पूछ लेते हैं। तो आपने कहा 15 से 20 साल का आपका होराइजन है और टेक्नोलॉजी फंड आप जानना चाहते हैं। तो दो चीजें बेसिकली आपसे पूछना चाहते हैं। ये पहला तो ये कि टेक्नोलॉजी फंड में क्या इन्वेस्टमेंट करना सही है, और दूसरा क्या बेनिफिट्स हैं इस फंड के अगर ये ऑप्ट करते हैं तो। और कई सारे फंड्स के नेम भी इन्होंने लिखे हैं, जिसमें आईसीआईसीआई प्रू टेक, टाटा डिजिटल, एसबीआई टेक अपॉर्चुनिटीज, आदित्य बिरला डिजिटल इंडिया। ये फंड्स क्या सही हैं ऑप्ट करने के लिए? बताइए क्या सजेशन। दीपाली, आई थिंक काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये सेक्टर फंड की बात करें तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में बात करना चाहूंगा। देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एज ए सेक्टर की बात करें तो पिछले 10 साल भी अगर हम देखें परफॉर्मेंस, उस सेक्टर की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जब रुपी डिप्रिशिएट होता है तो ऐसे में आईटी सेक्टर को फायदा भी होता है। लेकिन पिछले कुछ समय से ये जो सेक्टर है ये दबाव में है, क्योंकि यूएस में बात हो रही है स्लो डाउन की, रिसेशन की, फेड जिस तरीके से रेट हाइक कर रहे हैं, जिस तरह से इन्फ्लेशन है, तो कहीं ना कहीं ये सेक्टर काफी प्रेशर में है, और जो इसकी परफॉर्मेंस में दिख भी रहा है। ये मैं कह सकता हूँ कि जितने भी इन्होंने फंड की बात की उनके सबके पोर्टफोलियो बहुत अच्छे हैं, और ये जो कंपनीज हैं ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की कंपनी है। आई थिंक इनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है, और मेरा ये मानना भी है कि आगे जाके ये जो सेक्टर है इसमें काफी पोटेंशियल है, अगर आप करंट वॉलेटिलिटी से अगर आप कंफर्टेबल हैं तो। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जानना यह है कि जब सेक्टर फंड में आप इन्वेस्ट करते हो, चाहे कोई भी सेक्टर हो, उनका जो इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स है वो एक नैरो रहता है, क्योंकि एक सेक्टर में ही इन्वेस्ट करते हैं, तो वो जो डाइवर्सिफिकेशन की जो प्रोटेक्शन है वो नहीं मिलती है। तो अगर ये एक फंड आपके पोर्टफोलियो में एक एडिशनल फंड है, अगर आपके पास ऑलरेडी वेल डाइवर्सिफाइड फंड्स हैं, तो आप सेक्टर फंड इंक्लूड करना चाहें समझते हुए कि उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। बट अगर इकलौता फंड आपके पोर्टफोलियो में होने वाला, तो फिर मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप रिकंसीडर करें, क्योंकि कोई भी अच्छा परफॉर्मिंग फंड आप देखेंगे वहां पे आपको टेक्नोलॉजी सेक्टर में अच्छा खासा एक्सपोजर मिलेगा। तो ये आई थिंक 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। जहां तक 3 फंड की इन्होंने बात की, मेरे हिसाब से तीनों फंड्स के पोर्टफोलियो काफी अच्छे हैं, परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। बट अगर उनको एक चुनना है तो शायद मैं रिकमेंड करूंगा कि वो आईसीआईसीआई प्रू टेक्नोलॉजी फंड को डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। बट जैसे मैंने कहा, सारे फंड्स जितने भी हैं हाई क्वालिटी फंड है, अच्छी परफॉर्मेंस है, और क्वालिटी ऑफ पोर्टफोलियो भी अच्छा है।
ओके ठीक है।